ये क्या पार्ट 4 में डाउट? नहीं है। सो कॉम्प्रिहेंशन 1 में थोड़ा डाउट था। ये मतलब इसमें बोला है कि कांस्टेंट रेट से ये हो रहा है, मतलब फॉर्म हो रहा है। हाँ तो मतलब जो MN56 है वो इसके मतलब MN55 के जितने नंबर ऑफ मतलब N0 जो भी है पहले उस पर डिपेंड नहीं करेगा ना? बनने का जो उसका है पता नहीं, हाँ। देखना पड़ेगा। तो radionuclide is being produced in a cyclotron at a constant rate P by bombarding a manganese target with deuterons और 56-7 है हाफ लाइफ, यानी ये इसका मतलब रेडियो एक्टिव है, ठीक है। एंड द टारगेट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ ओनली दिस स्टेबल मैंगनीज आइसोटोप। द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ये दिया हुआ, आफ्टर बीइंग बम्बार्डेड फॉर अ लॉन्ग टाइम द एक्टिविटी बिकम्स कांस्टेंट इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाँ, तो इक्वल ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ये कह रहा है एट व्हाट कांस्टेंट रेट P 56 mn nuclei are being produced in the cyclotron during the bombardment। तो मतलब यही है कि देखो इसमें हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या, देखो dN/dt इक्वल टू ये किसी रेट से बन भी रहा है एट अ कांस्टेंट रेट P। सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया है क्या? हाँ सर, स्क्रीन नहीं शेयर। एक मिनट। तो ये हमारे पास होगा, इस रेट से बन रहा है लैम्बडा इंटू एन, है ना। तो स्टेडी स्टेट पे ये रेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, P इक्वल टू लैम्बडा एन ही हो गया। अरे बस में ये बात हुई थी हमारी एक क्वेश्चन को लेकर। तो यानी इंडिपेंडेंट है, हाँ सही है, इंडिपेंडेंट है, यही P बना रहेगा उसकी एक्टिविटी, ठीक है। अरे बस में यानी इनिशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो, ओके। बस ये डाउट था। हाँ सर। अच्छा, तो एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 बताइए। 7th 8th 7 और 8, हाँ सेकंड सेकंड, हाँ सर 15 और 16 15 तो 16, हाँ 21 20 20 27 23 26 और बताइए। अरे इतना ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमारे पास में दिया मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 कॉलम 2, न्यूक्लियर फिशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि मतलब ये जैसे ये रिएक्शन है हमारे पास में, इस पर हम लोग स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं। तो हमारे पास में ये 92 to 36 हाईली अनस्टेबल एक न्यूक्लियस मिलता है अपने को। ये डिसइंडिकेट होके X प्लस Y प्लस कुछ न्यूट्रॉन्स
है ना, यहाँ से ये 1 है दरअसल, है ना, प्लस एनर्जी, ये हमारे पास में रिएक्शन होती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कन्वर्ट सम मैटर इनटू एनर्जी, बिल्कुल सही है, पी तो बिल्कुल सही है इसका। पॉसिबल फॉर न्यूक्लियर विद लो एटॉमिक नंबर, नहीं। पॉसिबल फॉर न्यूक्लियर विद हाई एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही है। एसेंशियली प्रोसीड्स बाय वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, दरअसल वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से जो रिएक्शन की हम बात करते हैं दरअसल वो बीटा डीके होता है। ठीक है ना, ये वाला प्रोसेस होता नहीं है। बीटा डीके जो प्रोसेस हो ना, उसमें वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से होता है वो। ठीक है, सर तो ये सर तो हाँ, सी और डी में ही डाउट है मेनली। तो सर बीटा डी के फिर इस हिसाब से अल्फा डी के को भी हम बोल सकते हैं ना कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है। हाँ उसमें भी ऐसा है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से होता है, पर नहीं, मेनली मतलब बीटा डीके ही बात की जाती है। अच्छा सर, और मेनली जो ऑप्शन बात डी? किया जाता है ना, उसमें उसमें क्या है, जो है ना बीटा डीके को लेकर ही होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है। हाँ बोलिए, क्या करें। सर ऑप्शन डी अब बस। एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक ये मतलब हो सकती है ना, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होती है फिर, है ना। और जो लो एटॉमिक नंबर जब फ्यूजन होता है पॉसिबल, है ना, उसमें भी पॉसिबल है, एनर्जी रिलीज होती है, तभी तो हम लोग बात करते हैं, तो फ्यूजन में भी है, तो एक्सोथर्मिक हो सकती है, तो पी और क्यू दोनों सही है। फिर ये कह रहा है कि पॉसिबल फॉर न्यूक्लियर विद एटॉमिक नंबर, ये भी सही है ना। फिर एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन एसेंशियली प्रोसीड्स बाय वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, तो ये जैसे इसने कहा ना एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन जो है, तो ये जरूरी नहीं है ना कि वीक न्यूक्लियर, तो गलत हो गया ना वैसे तो, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो ना। ठीक है ना, क्योंकि वीक न्यूक्लियर वजह से मैं बोल ही रहा हूँ बीटा डीके के प्रोसेस को लेकर, तो मेनली उसी के लिए बात की जाती है ना। वो मैं आपको उसका आर्टिकल भी भेज दूंगा, तो आप सर पढ़ बीटा लीजिएगा। डी के एक्सोथर्मिक होता है ना? बीटा डीके जो है, हाँ एक्सोथर्मिक होता है, क्यों नहीं होता है। हाँ तो फिर सही होना चाहिए ना। बीटा डीके SB एक्सोथर्मिक हो सकता है, बीटा डीके एक्सोथर्मिक हो सकता है। हाँ तो डी ऑप्शन के लिए एसबी का आंसर होना चाहिए ना। तो बेटा डीके सी ऑप्शन को डी से कहाँ मिला रहे हो आप? नहीं, डी ऑप्शन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो हाँ वीक न्यूक्लियर फोर्स अभी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है ना, क्योंकि वीक नहीं, आप न्यूक्लियर फोर्स में समझे आपने बात, देखा। बात आप समझे नहीं ना। उसने कहा कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो एसेंशियली प्रोसीड्स बाय वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है। समझ रहे हैं क्या कह रहा क्वेश्चन में? हाँ मतलब जो एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन होगी वो इन्हीं की न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से होती है, ऐसा कह रहा हो हाँ तो नहीं है, हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है ना, ठीक आई है। बात समझ में? इसका आंसर हो गया पी क्यू आर। नहीं सर क्वेश्चन इस नंबर ऑप्शन 8। का एक्सप्लेनेशन नहीं समझा कि मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं तो फिर किससे? क्या चीज? वो एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। नहीं पहले तो वीक न्यूक्लियर फोर्स मतलब क्या भाई? 4 तरह के फोर्स होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप न्यूक्लियर फोर्स को जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उससे कनेक्ट कर रहे हो इसको, ये वो नहीं है, ये अलग वीक न्यूक्लियर फोर्स है। अच्छा ओके, आप बात, अच्छा मैं समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अलग है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तीसरे नंबर पे आता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, सॉरी तीसरे नंबर पे आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और चौथे नंबर पे आता है ग्रेविटेशनल फोर्स है। 4 फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। आगे बात समझ में? तो वो आप वो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसको वहां बना के ऐसा नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मैं आपको आर्टिकल भेजता हूँ तो उससे क्लियर होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। अच्छा हाँ हाँ भाई, वीक न्यूक्लियर फोर्स ही अपने आप में अलग फोर्स है, अच्छा उस न्यूक्लियर फोर्स से मतलब नहीं, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो न्यूक्लियस को बांध के रखता है। ठीक है। हाँ 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 सर। सर वीक न्यूक्लियर फोर्स से ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बनता है। हाँ वो न्यूक्लियर उसी की वजह से होता है वो।
उस थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है उसका, वो बता भेजता हूँ ना आपको मैं आर्टिकल, तो पढ़िएगा आप, ठीक है। दरअसल फैक्ट बेस्ड था जो दे दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 ना, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है। यस वर्मा का क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन, और अपनी शीट में भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो साइंटिस्ट are working hard to develop nuclear fusion reactor, nuclear heavy hydrogen, known as deuteron and denoted by D. D can be thought of as a candidate for fusion reactor. The DD reaction is this one diya हुआ है. In the core of fusion reactor, gas of heavy hydrogen is fully ionized into deuteron, nuclei and electrons. Okay, this collection of deuteron, nuclear electrons is known as plasma. अच्छा. The nuclei move randomly in the reactor core and occasionally come close enough for nuclear fusion to take place. Usually the temperature in the reactor core are too high and no material wall can be used to confine the plasma. Special techniques are used which confine the plasma for a time t0 before the particles fly away from the core. If n is the density, any number of deuterons per unit volume, the product n t0 is called a Lawson number. In one of the criteria, reactor is termed successful if Lawson number is greater than this. अगर इससे ज़्यादा है तो ठीक है। तो क्या कह रहा भाई, in the core of nuclear fusion, the gas becomes plasma because of, वो तो बोला है हाई टेम्परेचर होगा तभी पॉसिबल, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। फ्यूजन के लिए वैसे भी हाई टेम्परेचर चाहिए तभी ये पॉसिबल है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। तो आगे बात में और कोई रीजन नहीं है। तो डेंस जो टेम्परेचर है वो 10⁻7 to 10⁹ केल्विन होना चाहिए तभी फ्यूजन होगा। हाई टेम्परेचर तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज कोई पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट, assume that two deuterium nuclei in the core of fusion reactor at temperature T are moving towards each other, each with kinetic energy. अब इसमें क्या हो रहा है, दरअसल यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट यही है कि हर एक की जो एनर्जी लिखेंगे ना हम लोग, काइनेटिक एनर्जी, वो हाफ kT है, जहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। आगे भाषण में तो ये क्या है, ये बोल भी रहा है ना, आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद काइनेटिक एनर्जी व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम इज लार्ज एनफ टू नेग्लेक्ट कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी। जब काफी लार्ज डिस्टेंस पर है तब ये एनर्जी इनके पास में है ना। 3/2 kT इसके पास में, 3/2 kT इसके पास में। Also neglect any interaction from other particles in the core. The minimum temperature T required for them to reach a separation of this in the range. इसका मतलब इस रेंज में लाने के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए, जब ये पास आएंगे तो सिंपल सी बात है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव रिपेल करेंगे। इसका मतलब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल चेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी प्लस ई और ये भी प्लस ई, यानी E² / 4πε0 r, और ये इक्वल टू हो जाएगा 3/2 kT × 2। यहाँ से टेम्परेचर निकाल लो ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर निकाल लो आप, तो आ जाएगा आंसर। देख लो टेम्परेचर कितना आ रहा है, सॉल्व करो तो। के की वैल्यू दे रहा है क्या, नहीं, इसने E² / 4πε0 की वैल्यू दिया हुआ है, के की वैल्यू भी दिया हुआ है। तो E² ये वैल्यू कितना देखो, 1.44 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर बाई आर। आर कितना बता रहा भाई, ये 4 × 10⁻⁻15 इक्वल टू 3 × K। के की वैल्यू है 8.6 × 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट × T। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो गया है ना, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई केल्विन था, है ना, तो ये आ जाएगा। तो टी की वैल्यू देख लो आप कितना आ रहा है, तो 1.44 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई 4 × 10⁻⁻15 × 3 × 8.6 × 10⁻⁵।
सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आता है कैसे आंसर? आता है सर, है। है ना, तो इस तरह से कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है आगे? Results of calculation for different designs of a fusion reactor using DD reaction are given below. Which of these is most promising? अब देखो, इसने कुछ करना ही नहीं था, मल्टीप्लाई करके देख लो। उसने कहा ना ऊपर क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा। उसने लिखा हुआ है कि if n is the density of deuterons, the product n T naught is called Lawson number. If one of criteria reactor is termed successful if Lawson number is greater than this. समझ रहे हैं ना? मल्टीप्लाई करके देख लो उससे कौन ज्यादा आ रहा है, वही आंसर है। क्लियर है? कर लोगे? हाँ हाँ सर। साइन उसमें उसी का आंसर उसी में दिया हुआ उसने, तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 15-16। 15-16 ये बताना है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है। इन अ बीटा डीके प्रोसेस डिस्कवर्ड अराउंड is basically the decay of neutron in the laboratory. A proton and electron are observed as the decay products of the neutron. Therefore, considering the decay of neutron as a tri-body decay process, it was predicted theoretically that the kinetic energy of the electron should be constant. But experimentally, it was observed that electron kinetic energy has a continuous spectrum. उस दिन आप कोई क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे थे ना, किसने पूछा था ऐसा क्या लिखा? देखो उसने, एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इलेक्ट्रॉन काइनेटिक यानी नेचुरली ऐसा हो रहा था, है ना। कंसिडरिंग अ थ्री बॉडी डीके प्रोसेस, ये दिया अराउंड पाउली एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्पेक्ट्रम assuming the anti-neutrino to be massless and possessing negligible energy and neutron to be at rest, मतलब उसकी जो रेस्ट मास एनर्जी वो जीरो, ये कह रहा है। मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल आर अप्लाइड फ्रॉम दिस कैलकुलेशन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये हो सकती है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस केस में हो सकती है? जब हम लोग न्यूक्लियस की एनर्जी को भी नेग्लिजिबल मान लें और जो एंटी न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन पार्टिकल, इस केस में एंटी न्यूट्रॉन पार्टिकल अगर उसकी भी एनर्जी नेग्लिजिबल मान लें तो ये एनर्जी क्या हुई? ई नॉट, जो कि क्यू वैल्यू मान लो सिस्टम की, ये मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है ना। तो द काइनेटिक एनर्जी कैरिड बाय द प्रोटॉन इज ओनली द रिक्वल एनर्जी, यानी ये मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन रख सकता है, यही क्यू वैल्यू भी है। ओके, ये समझना है। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एंटी न्यूट्रॉन? एंटी न्यूट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है? ये हो सकती है क्योंकि एनर्जी शेयर होगी ना इलेक्ट्रॉन और उसके बीच में। तो अब नियरली क्यों कहा? नियरली क्योंकि कुछ एनर्जी न्यूक्लियस भी तो लेके बैठा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर आप कह नहीं सकते हो, इसलिए नियरली आपको बोलना पड़ेगा। तो ये सही है कि नियरली, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। फिर इसने कहा इफ द एंटी न्यूट्रिनो हैड अ मास ऑफ दिस, अब एंटी न्यूट्रिनो का भी मास दे दिया इसने, है ना, यानी उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इसका मतलब वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ जीरो मास, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द के इलेक्ट्रॉन? अब देखो के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इसका मतलब इससे तो कम है जो ऊपर दिया है, 0.8 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कम है, क्योंकि न्यूट्रॉनों का भी मास दिया है, इसका मतलब कुछ एनर्जी वो भी तो लेके जाएगा। ये बात समझ में आई? तो इक्वल तो नहीं हो सकता, इक्वल तो पॉसिबल ही नहीं अब इस केस में। इसका मतलब क्योंकि मास से तो कुछ एनर्जी उसकी मानेंगे, इसका मतलब लेस देन वाला होगा, और जीरो भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी तो शेयर हो रही है यहाँ। तो ये पॉसिबल है जीरो से लेकर उस मैक्सिमम से कम, इक्वल भी नहीं, ठीक है। तो सर डी मैं ऑप्शन इक्वल बिल्कुल टू सही जीरो बोल रहे वाला केस नहीं समझा कि इक्वल कब कैसे हो सकता है जीरो से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कुछ तो मास है। हाँ, इलेक्ट्रॉन में कुछ तो मास है, लेकिन मान लो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है उसकी उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ये जो एनर्जी यहाँ लिख रहा है, ये एनर्जी की जो बात कर रहा है, कहाँ गया वो? हाँ, तो ये तो बात थी, मान लो उसकी एनर्जी ना हो, क्योंकि देखो यहाँ से मान लो जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर मुंह कर जाए, ये न्यूक्लियस है, और ये भी है और ये भी है। मान लो केवल एंटी न्यूट्रिनो ही मुंह कर रहा है इस एनर्जी के साथ में, है ना। और
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की जो बात कर रहे हैं आप, तो पहली बात तो नहीं आप जो कह रहे हैं, देखो ये एनर्जी तो लेके जाएगा ही जाएगा, ये तो बात थी। न्यूट्रिनो जो है, 90 न्यूट्रिनो जो एनर्जी लेके जाएगा, तो बोल ही रहा है कि उसकी मैक्सिमम एनर्जी इतनी हो सकती है, ऊपर बोला उसने, देखो ना 0.8 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकते हैं ना, ये तो मैक्सिमम है ना, जब उसका मास नहीं है, रेस्ट मास नहीं है। आ रही बात समझ में? जब रेस्ट मास नहीं है तो मैक्सिमम हुआ, तो उस केस में इसकी एनर्जी को नेग्लिजिबल मान रहे हैं एक तरह से हम लोग, उस केस में जब वो मैक्सिमम की बात कर रहा है, और इसकी तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। लेकिन जब इसका ही मास उसने दे दिया, आ रही बात समझ में, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की उतनी एनर्जी तो नहीं हो सकती है, 0.8 इंटू 10⁶ तो नहीं हो सकती, उससे स्लाइटली कम तो होगी। हाँ भाई जैसे इसी में देख लो ना, ऊपर वाले में उसने नियरली क्यों बोला, इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन के पास तो हो सकते हैं ना, इसलिए नियरली भी तो बोल नहीं रहा है वो, क्योंकि मास जैसे आपने कहा ना, मास भी तो हो सकता है सर उसमें, तभी तो उसने कहा नियरली इतना हो सकता है, तभी तो हम ऊपर वाले का सी ऑप्शन क्यों सही मान रहे हैं, हम एग्जैक्टली उसको इक्वल वाले पे क्यों नहीं जा रहे हैं, मतलब वैसे भी नहीं, वैसे तो इक्वल वाला भी नहीं है, लेकिन उसने नियरली वाले को हम लोग मान रहे हैं, वैसे यहाँ भी है, लेकिन एग्जैक्टली वो वैल्यू तो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसका मास है ना, आ रही बात समझ में, तो इक्वल नहीं हो सकता, कुछ एनर्जी तो रखेगा ही। सर, और इसका k मतलब इक्वल टू तो 0 कम कौन हुआ से ना केस उसकी में एनर्जी, होगा? ये तो कह रहे हैं हम लोग, कम होगा ना। दूसरा पॉइंट आपने कहा, अच्छा जीरो क्यों हो सकता है ना, तो जीरो जीरो तो यहाँ जो एनर्जी की बात कर रहा हूँ, कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है ना वो, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो सकता है, मान लो इसकी एनर्जी जीरो हो जाए इलेक्ट्रॉन की, तो हो सकते हैं ना काइनेटिक एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी उसकी थोड़ी, रेस्ट मास एनर्जी की थोड़ी बात कर रहा है वो, यहाँ नहीं समझ रहे। सर मैं ऐसे सोच रहा था कि हमने जब मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से इक्वेशंस बनाए थे, तो अगर इधर भी वो इक्वेशंस एप्लीकेबल है, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन का फाइनाइट ही होगा कुछ, तो ऐसा मैं सोच रहा था। नहीं, वही तो बात है ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो भी हो सकती है ना, हमारी बात सुन, न्यूट्रॉनों की एनर्जी भी जीरो हो सकती है, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करेंगे तो वो तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तब, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कौन सा बताना है, 16 भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं, A freshly prepared sample of radioisotope of half-life has activity disintegration per second दिया हुआ है, given that ln, अच्छा तो मालूम है, the fraction of the initial number of nuclei expressed in nearest integer percentage, what will decay, sorry, that will decay in the first 80 second after preparation of the sample is। तो आप देख रहे हो कि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, यानी इसका अपने को लेमडा इनटू एन नॉट दिया हुआ है, 10⁻³ है ना। अब ये क्या कह रहा था, फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट विल डीके, इसका मतलब क्या हुआ, एन नॉट माइनस एन बाई एन नॉट पूछ रहा है वो, आई बात सुन में, ये तो पूछ रहा है ना, फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट विल डीके इन द फर्स्ट 80 सेकंड, तो रख दो इसमें, तो एन नॉट माइनस एन नॉट ए टू पावर माइनस लेमडा इंटू टी डिवाइडेड बाई एन नॉट, है ना। तो नहीं आ रहा है कैसे, सर कैलकुलेशन कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ई की पावर में ही सब है। वही तो
फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अच्छा परसेंटेज में, तो मैं सोच रहा हूँ मैं कि कैसे आएगा भाई ये, 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो 1 माइनस, देखो आप यहाँ से इसकी हाफ लाइफ दिया हुआ है ना, तो लेमड़ा इक्वल टू ln2 बाई, ये कितना है 1386 दिया है इसने, है ना, और ये कितना है 0.693 डिवाइडेड बाई 1386 है। आप यहाँ देखो ये क्या बन रहा है आपको, ये 10⁻³ डिवाइडेड बाई, देखो ये 2 आ रहा है, लॉजिक समझ में। लेमड़ा की वैल्यू वहाँ रखो, तो कितना आ रहा 1 माइनस (10⁻³ डिवाइड बाई 2 इंटू ये कितना आ रहा 80 आ रहा है, इंटू 100 आ गया, तो कितना आ गया 1 माइनस (a⁴) कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा देखो 0.04 होगा ना, क्योंकि 40 है, तो ये नहीं होगा, 0.04 हुआ इंटू 100। इसका एक्सपेंशन कर सकता हूँ ना मैं, 1 माइनस 1 माइनस 0.04 ना, फिर प्लस 0.04 का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ना, ऐसा कर सकता हूँ, इंटू 100। आप देखो कि नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना, तो 4% आ तो रहा है, नहीं समझे। हाँ समझ गया सर, वो एक्सपेंशन नहीं आया दिमाग में। तो ये इस तरह से सोचना था इसमें, ठीक है, लिख लिया, आगे चलें। हाँ सर। और कौन सा बताना, ये दोनों हो गए 21 20 21 23। क्या कह रहा है, a nuclear power plant supplying electrical power to a village uses a radioactive material of half-life T years as the fuel. The amount of fuel at the beginning is such that the total power requirement of the village is 12.5% of the electrical power available from the plant at that time. ठीक है, if the plant is able to meet the total power needs of the village for maximum period of n t years, then the value of n बताना है, ठीक है। तो क्या कह रहा देखो, amount of fuel at the beginning is such that the total power requirement of the village is 12.5% of the electrical power available from the plant at that time, यानी t equal to 0 पर जितना फ्यूल था, मान लो कि m ग्राम फ्यूल था, है ना, तो amount of fuel at the beginning is such that the total power requirement of the village is 12.5%। पावर की बात करें, नहीं पर सेकंड इतनी एनर्जी चाहिए हमें, चाहिए कितने ईयर्स तक के लिए, है ना, ये दिया है इसने, वो भी दिया है कि if the plant is able to meet the total power needs of the village for a maximum period of n t years. Nuclear power plant supplying electrical power to village uses a radioactive material, ठीक है। The amount of fuel at the beginning is such that the total power requirement of the village is 12.5% of the electrical power available from the plant at that time. If the plant is able to meet the total power needs of the village for a maximum period of these years. इसको कैसे रिलेट करें यार, अमाउंट ऑफ फ्यूल एट द हाफ लाइफ की बात 50%, फिर 25%, फिर 12.5% वैसे।
amount of fuel at the beginning is such that the total power requirement of the village is 12.5%. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई करके na से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इतने अवेलेबल इनके पास में हैं, और पर सेकंड अगर इसको मैं लैम्बडा से मल्टीप्लाई करूं, यानी डीके हो गया इसका, डीके क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इतना ये दे रहा है। ये क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ फ्यूल एट द बिगनिंग is such that the total power requirement of the village is 12.5% of the electrical power available. ये साला ये लाइन का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा मुझे, रुको एक मिनट समझाता हूँ मैं। द अमाउंट ऑफ फ्यूल एट द बिगनिंग यानी शुरुआत में इतना है, so that the total power requirement of the village is 12.5 total power requirement of the village is 12.5% of electrical power available. The plant is able to meet the total power needs of the village for maximum period of these years. Total power requirement of the village is 12.5%. तो इस समय इतने है और इसको Q से मल्टीप्लाई किया तो इतनी पावर अवेलेबल है। अभी यहाँ से थोड़ा लेट करूँगा मैं इसको, इतनी पावर इसके पास इनिशियली अवेलेबल है, इसका 12.5% है ना, इसका 12.5%। The total power requirement of the village is 12.5% electrical power available from the plant at that time, ये है। इसका 12.5%। The amount of fuel at the beginning is such that the total power requirement of the village is 12.5% of the electrical power available from the plant at that time. इसको रिलेट कैसे करें वही समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या कहना चाह रहा है यार, तो कंफ्यूज कर रहा है मुझे। इसको रोकें अभी थोड़ी देर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। क्वेश्चन नंबर 21 सर इसका खाली BCD 21 का BCD ना। मैच द न्यूक्लियर प्रोसेसेस गिवन इन कॉलम 1 विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन कॉलम 2। न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर बात करें तो फ्यूजन तो इसमें तो नहीं होगा, पी में तो नहीं होगा, है ना। और ये अब देखो, ये भी कोबाल्ट का भी आपको ये इसकी वैल्यू का पता होना चाहिए, कहीं एनसीईआरटी में दिया है क्या कोबाल्ट वाला, तो इसमें क्या होता है। तो कोबाल्ट इस वाली रिएक्शन में मेरे ख्याल से इसमें तो 27 वाले में तो फ्यूजन वाला तो काम नहीं होता है, ये फ्यूजन से तो नहीं होता है, ये तो देखना पड़ेगा क्यू वाला तो। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन का देखो, एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट्स बाय हाइड्रोजन, ये तो सही है, ए का तो आर सही है, ठीक है। और एस और टी की बात ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि हैवी वाटर यहाँ यूज करते ही नहीं हम लोग, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई प्रोसेस बना ही नहीं है, केवल हम लोग थियोरेटिकली बात करते हैं अभी न्यूक्लियर फ्यूजन में, तो है ना, न्यूट्रॉन एमिशन इसमें होता ही नहीं है, तो एस और टी की तो बात ही नहीं करेंगे। क्यू का आप लोग समझ सकते हो क्यू के लिए, लेकिन क्यू का भी नहीं है। अच्छा, क्यू न्यूक्लियर फ्यूजन भी नहीं होता, सही है, वो भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 26 होता है ना,
तो 26 के बाद तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज करने लगती है। तो हाँ, इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है सिर्फ और सिर्फ आर हो गया। अच्छा, एक ऑप्शन तो आर हो गया, क्यू भी नहीं है इसका। तो ठीक, आपको कौन सा ऑप्शन देखना था? हाँ सर, क्यू ही देखना। क्यू ही देखना था, तो वो तो नहीं है इसका। ठीक है ना? हाँ सर, और ऑप्शन डी, अब लास्ट का डी खाली बस। गामा रे एमिशन, हाँ कोबाल्ट वाले में होता है ना? नहीं होता है क्या? पता नहीं यार, ये देख लो भाई, इसका गामा एमिशन होता है क्या इसमें? गामा रे एमिशन कोबाल्ट न्यूक्लियस का देख लो यार। सर डी का टी भी दिया है। गामा रे एमिशन में न्यूट्रॉन एमिशन तो होता ही है ना, वो तो पॉसिबल है। वो तो हमने देखा ही यार, क्वेश्चन ही किया हमने, सॉल्व क्वेश्चन भी तो क्या, सॉल्व क्वेश्चन क्या तो था, मर्क्यूरी वाला, भूल गए क्या? उसमें न्यूट्रॉन एमिशन नहीं था क्या? एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो नहीं था क्या? क्वेश्चन ना, सॉल्व क्वेश्चन देखो ना, नहीं समझे? हाँ सर समझा, पर मतलब ऐसे जरूरी नहीं है ना कि हो। क्या चीज दीजिए? गामा रे एमिशन में हो सकता है ना, मतलब पॉसिबल बताना है ना अपने को। तो अच्छा ठीक है सर, समझ अप्रोप्रिएट गया। ऑप्शंस वाले बताने हैं ना अपने को। तो गामा रे एमिशन हो सकता है ना, न्यूट्रॉन जब एमिशन होता है तो न्यूक्लियस, जो डॉटर न्यूक्लियस, वो हायर एनर्जी लेवल पे रह जाता है ना। जब हायर एनर्जी लेवल पे रहता है तो वो जब वापस ग्राउंड लेवल पे आता है तो गामा एमिशन होता है ना। वो तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं किया हमने, न्यूमेरिकली किया हुआ है। कोबाल्ट का आप देख लो, लेकिन एक बार कोबाल्ट का तो यार गूगल कर लो, मिल जाएगा। ये तो यार इसका तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो मुझे तो याद नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि उसने जो क्वेश्चन दिया वो स्टैंडर्ड रिजल्ट वाला क्वेश्चन दिया है, तो मिल जाएगा आपको कि उसमें गामा एमिशन होता है कि नहीं होता है। कोबाल्ट न्यूक्लियस स्टेबल है क्या अनस्टेबल, ये भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो देख लो आप यार, देख लोगे, क्योंकि कुछ वैल्यू तो इसने ऐसे डाल दी थी। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ। और कौन सा बताना है? ये तो हो ही गया होगा। 23 में तो क्या ही बताएं यार इसमें, तो ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। fission reaction is given by where x and y are two particles considering to be at rest. The kinetic energy of products are denoted by this and this. इनकी kinetic energy भी दिया है respectively. Let the binding energy per nucleon, ये भी दिया हुआ है. Considering different conservation laws, the correct option is R. तो करेक्ट ऑप्शन में एक तो क्या क्या चेक करना है आपको? एक तो ये रिएक्शन का आपको Z चेक करना है और A चेक करना है। एक तो ये पता होना चाहिए। आगे बात समझ में, उस हिसाब से क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो देखो करते हैं कैसे करेंगे। यहाँ से पहले रिएक्शन को बैलेंस कराएंगे हम लोग। तो 92 236 ये जिनोन है, 140 54 प्लस ASR 94 38 प्लस X प्लस Y। यहाँ से देखो आप, इसका मान लेता हूँ मैं, ये अपने को दिया है ना ऐसा, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B, ये मान लेते हैं C, ये मान लेते हैं D। तो A प्लस B प्लस 54 प्लस 38 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 92। ओके, फिर हमारे पास में C प्लस D प्लस 94 प्लस 140 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 236। इसको सॉल्व करो तो क्या आ रहा है? पहले A प्लस B की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? A प्लस B की वैल्यू कितना आ रहा है, कौन बताएगा भाई? 0 आ रहा है। A प्लस B की वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना? A प्लस B की वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आ सकता है 0, क्योंकि दोनों न्यूट्रॉन हो सकते हैं ना, या एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि नहीं? तो ये पॉसिबल है ना? नहीं, ये न्यूट्रॉन ही हो सकता है भाई। आगे चलते हैं, दोनों न्यूट्रॉन हो सकते हैं। +1 0, हाँ हो सकता है, सॉरी, हाँ ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। आगे चेक करते हैं। फिर क्या कह रहा है ये, इसका देखो, C प्लस D कितना आ रहा है? C प्लस 2 D आ का रहा है। देखो, C प्लस D का 2 आ रहा है।
इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो पॉसिबल ही नहीं है। हरी बस में, क्योंकि 0 ऐसा होता है, मतलब मैं इसको क्या मान लें, जेड नहीं है ना, तो जेड ये ऐसा मान लेते हैं, ये प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहा है और ये मतलब 0 -1 इलेक्ट्रॉन को, और यही ये 0 1 और ये 0 1, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्योंकि C + D = है, तो दोनों न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो दोनों न्यूट्रॉन देख लो किस में मैच कर रहा है, एक तो A और D में मैच कर रहा है, ठीक है ना, एक तो ये मिल गया अपने को। उसके बाद ये कह रहा है कि क्या बताना अब अपने को, देखो और क्या क्या दिया है इसने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है। अब ये जो रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन में आपको क्योंकि क्या क्या दिया हो देखो इसमें, तो A और D में दोनों में कौन सा करेक्ट है, ये कैसे चेक करेंगे, तो क्या क्या दिया हुआ है वो यहाँ से देखेंगे। अपने को 86 का देगा, तो वो तो मिल गया ना, सीधा हो गया आंसर। मालूम है कैसे बना करेंगे अब इसको। अपने को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, कहाँ दिया है, कहाँ गया भाई ये, और ये केस ये क्या दिया हुआ इसने, काइनेटिक एनर्जी दिया है ना, काइनेटिक एनर्जी दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें कैलकुलेशन करवाओगे आप मेरे से, कुछ नहीं है। चलो करते हैं, किस किस का दिया है इसने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आपको ये मालूम है ना कि कॉन्सेप्ट क्या है, सबका मास लिख दो यहाँ, या फिर ऐसे करते हैं ना। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो न्यूट्रॉन होता है ना उसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती है, ओके। तो जब आप बाइंडिंग एनर्जी लिखोगे ना, यहाँ शायद आपने क्वेश्चन भी किया होगा, शीट के अंदर ये क्वेश्चन था, तो उसमें न्यूट्रॉन का मास कट जाता है बाइंडिंग एनर्जी जब लिखोगे, तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी किस किस की लिखोगे, यानी SR के बाइंडिंग एनर्जी लिखोगे प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आप इसकी लिखोगे जिनोन की, माइनस आप बाइंडिंग एनर्जी लिखोगे यूरेनियम की। तो इतनी एनर्जियां रिलीज हो रही है, आगे बात समझ में। ये जो एनर्जी होगी ये किसके इक्वल होगी, यानी ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ X होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y होगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ जिनोन होगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ SR होगा, ठीक है। ये हमारे पास में आएगा, तो रखो इससे एनर्जी कितनी आ रही है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट आता है, जिनोन का मास कितना, देखो यहाँ 140 है, तो एक बात बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या 140 जिसका मास है फिर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है क्या, पॉसिबल है? भाई जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ना, ये बात समझ में नहीं आई, पहले तो बताओ मुझे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो गया ना, क्योंकि इसका मास क्या है, कम है ना। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये बात सुनना है मैंने क्या कहा, पहले हमने चेक किया ए और डी आंसर हो सकता है, वो यहाँ से मिल गया। फिर हमने चेक किया कि किसकी, क्योंकि देखो ये वैल्यू निकालो आप, ये वैल्यू जो निकालोगे ना तो उससे पता चल जाएगा आपको, क्योंकि दोनों का सम जो है ना वो ये आ रहा होगा 129 + 86 आ रहा है, लेकिन किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी, जिसका मास कम है, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो वही आंसर है, ये ऑप्शन सही है। और कौन सा बताना है, 26 कर ही लोगे अब तो, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। ट्वेंटी 27 अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है इसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ Z प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ रेडियस r इज गिवन। अब ये कैलकुलेशन ये मालूम है, इसमें कुछ था नहीं, फॉर्मूला इसने दे रखा है, तो करेंगे क्या इसमें, मेजर्ड मासेस ऑफ द न्यूट्रॉन अपने को दिया हुआ है, मतलब सबका दिया हुआ है इसने, और गिवन दैट रेडियस ऑफ बोथ ये भी दिया हुआ है आरसेम, तो दोनों का दे दिया है, ठीक है। तो 1U = ये भी दे दिया, सब दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को क्या पूछ रहा है वो इस पर चलते हैं हम तो सीधा।
क्या चाहिए? assuming that the difference between the, ध्यान से सुनिएगा, assuming that the difference between the binding energies of this and this purely due to the electrostatic energy, है ना, जो कि ऊपर दिया हुआ अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी द रेडियस ऑफ द ईदर ऑफ द न्यूक्लियर अपने को चाहिए, है ना, इन दोनों की रेडियस अपने को चाहिए, ठीक है। तो करना क्या था, पहले तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल लोगे आप, कि इनकी नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और साथ में कह रहा है कि दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे किस किस की, आप बाइंडिंग एनर्जी निकालो एन की माइनस बाइंडिंग एनर्जी निकालो ओ की, और ये इक्वल टू आप लिखोगे, क्या लिखना था, ये लिखना था 3, अरे यार 3z, z कितना है इसका, नाइट्रोजन का 7, है ना, इंटू 7 माइनस 1 ई स्क्वायर बाई 5 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस, ये लिखोगे आप यहाँ 3 इंटू 8 माइनस 1 ई स्क्वायर बाई 5 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सॉल्व कर लो, बाइंडिंग एनर्जी निकाल ही सकते हो, मालूम ही कैसे निकालना है, समझ में आया कैसे करना था? नहीं समझ में आया क्या? मेरी आवाज ही गई, तो रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर, हाँ सर आ रही है। ये जो कह रहा हूँ समझ में आया? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलोगे भाई, समझ में आया कि नहीं है, मुझे पता ही चला। उसको पूछ रहे ना आप? हाँ तो वो किसका डाउट है भाई, पूछ बताओ ना, आया कि नहीं आया? पता नहीं कहाँ चला गया वो तो। बढ़िया बेटा, रिपीट भी कर रहे हो और ये हाल है, छोटा बच्चे तो हो नहीं यार कि बार बार बोलेंगे, समझाएंगे, ये तरीका है बस, आ जाएगा इससे बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका। चलो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इसका बताता हूँ मैं कितना होगा, तो हो जाएगा 7 MP प्लस 8 MN माइनस MN इंटू C स्क्वायर आ गया इसका। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन देख लो कितना है इसका, 8 इंटू MP प्लस 7 MN माइनस MO इंटू C स्क्वायर आ गया, बस और क्या, यही दिया हुआ, सब दिया उसने, सबके मेजर्ड मासेस दिए हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन का है, रख दो, सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन तो कुछ था नहीं इसमें। और कौन सा है नेक्स्ट? (27) क्या कह रहा है, 131I is an isotope of iodine that beta decays to an isotope of xenon with a half-life of 8 days. So iodine that beta decays to an isotope of xenon, a small amount of a serum labeled with 131 iodine injected into the blood of a person. The activity of the amount of this injected was this one. देखो, activity of the amount of iodine 131 injected was, ये दिया हुआ था, यानी 1 becquerel इक्वल होता है 1 DPS, disintegration per second, ये एक्टिविटी उसका था। It is known that the injected serum will get distributed uniformly in the blood stream in less than half an hour. After 11.5 hours, 2.5 ml of blood is drawn. तो देखो टोटल टाइम कितने टाइम के बाद निकाल रहे हैं उसको, 11.5 पर, है ना। It is known that the injected serum will get distributed uniformly in the blood stream in less than half an hour. After 11.5 hours, 2.5 ml of blood is drawn from the person's body
and gives an activity of 115 becquerel. The total volume of blood in the person's body in liters अपने को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पहले तो देख लो कि मान लो टोटल वॉल्यूम V नॉट था, उसके करस्पॉन्डिंग कितना है 2.4 इंटू 10 टू पावर 5 becquerel है। ये बात सुनना है पहले तो, यानी इसके करस्पॉन्डिंग ये है, और 2.5 के करस्पॉन्डिंग कितना है, तो कह रहा है कि ये दिया हुआ है 2.5 ml के करस्पॉन्डिंग, है ना। तो इससे आंसर नहीं आ रहा है क्या यार। तो ये कह रहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द पर्सन बॉडी लीटर्स, इससे नहीं आ रहा। देखो 2.5 ml के बाद कितना बता रहा है, कितना बता रहा है, 115 becquerel बता रहा है। तो ये कह रहा है कि एक्टिविटी अमाउंट ऑफ दिस इंजेक्टेड वाज becquerel. It is known that the injected serum will get distributed uniformly in the blood stream in less than half an hour after this ml of blood is drawn from the person's body and gives an activity of this one. तो 2.5 ml के करस्पॉन्ड, तो इससे नहीं आ रहा है क्या आंसर? आ रहा है सर, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है। मतलब इसमें ये कुछ करना ही नहीं मेरे ख्याल से। अब तो इसमें तो ये दे रखा है, देखो भाई एक मिनट, क्योंकि अभी अपने को बताना है, क्योंकि जब इंजेक्ट किया था तो इतना था, और पूरे ब्लड में इतना एक्टिविटी था, ठीक है। यानी इसके करस्पॉन्डिंग ये था, तो यहाँ हो जाएगा A इक्वल टू A नॉट E2 पावर माइनस लेमडा टी, है ना। ये हमारे पास में है। तो एक काम करते हैं, 2.5 ml की एक्टिविटी ये है ना, तो पहले ऐसा करते हैं, तो 2.5 की एक्टिविटी ये मतलब ये हुआ 115, ओके। अब मुझे केवल ये वाला चाहिए, 115 ही आ गया, तो 2.5 इसका लूंगा ना मैं, इंटू 10 टू पावर 5 बाई V नॉट इंटू 2.5, ये सुनना है पहले। ये मैं ले रहा हूँ A नॉट, ये यहाँ रख दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10 टू पावर 5 बाई V नॉट इंटू 2.5 E2 पावर माइनस लेमडा टी। ये लॉजिक समझ में आया मैंने क्या कहा है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इतना किया कि जो इनिशियल में मतलब जो टोटल वॉल्यूम है तो बाद में भी वही रहेगा उसका, है ना। तो वही V नॉट है, तो V नॉट का 2.5 के भाई V नॉट में हमने इतना DPS पर सेकंड इंजेक्ट किया, तो 2.5 ml में कितना है वो निकाल लिया मैंने, आगे बात समझ में, तो वो हो गया उसका A नॉट हो गया ना। ये लॉजिक समझ में आया सबको पहले तो? नहीं समझ में आया क्या? सब वीडियो ऑन करिए तो आप लोग, नहीं पता चल जाएगा सब, वीडियो ऑन करिए तो। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। अर्जुन नायर, शांतनु, प्रथमेश, ओमकार, प्रथमेश, शांतनु। हाँ सर, एक मिनट, वो परमिशन चाहिए उसको। शांतनु कहाँ हो बेटा? परम पांडे कहाँ हो?
पांडे जी कहाँ हो भाई? हो पांडे जी कहाँ हो? हाँ है। शांतनु कहाँ हो भाई? प्रथमेश ये एक्सरसाइज 3 नहीं किया था सर, इसलिए रह गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। कब करोगे फिर? रिवाइज कर लेंगे सर। मैं एनसीईआरटी किया था, कब करोगे? पहले ये कब करना। करोगे बेटा? टाइम तो यूं ही निकलता जा रहा है, आपको हाँ। बात ही समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, क्लास में रहिए भाई, जितना समझ में आ जाए आ जाए। बस यही करना था, सॉल्व कर लो। अब कैलकुलेशन नहीं आ रहे तो करनी पड़ेगी अब आपको। क्वेश्चन टफ नहीं था, बस ये था, तो इसमें भी नोट निकालना है अपने को। ठीक है, करिएगा, आ जाएगा। कैलकुलेशन है, कर लोगे? क्योंकि कुछ कुछ तो दिया है इसने अपने को। हाफ लाइफ भी इसने दिया हुआ है, टाइम भी इसने दिया है, तो कर लो, कैलकुलेशन है और क्या, कर लीजिएगा, आ जाएगा। कुछ तो नहीं है इसमें। इस चैप्टर की यही है कि ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन आता है, बस कैलकुलेशन जब फंसाएगा तो फिर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 26 देख लो आप, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, जिसकी नहीं है वो नहीं होगा। पॉसिबल ही नहीं है कि वो उस 3 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर लेगा। इवन कैलकुलेशन अगर नहीं, कम से कम 10 मिनट लगेगा मालूम है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि देखो कैलकुलेशन कैसी भारी पड़ रही है उसमें। तो कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 20 क्वेश्चन था। क्या कह रहा है यार, ये दिमाग ही चकरा गया। सर उसमें हाँ। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इनिशियल नंबर n है तो फिर 12.5 से चेंज हुआ है, मतलब 12.5%, क्योंकि बिगनिंग दिया है ना, तो मतलब हाँ, उसका बिगनिंग का मतलब है कि 12.5% एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, उसी का इनिशियल का 12.5% चाहिए। हाँ, यानी एक तरह से हाँ तो हो गया हमें ना चाहिए सर। P/8 पावर चाहिए, पावर हाँ रिक्वायरमेंट ऑफ वही, द विलेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। हाँ, तो मतलब P/8 अगर, चाहिए। हाँ, हाँ मतलब अगर स्टार्टिंग में 100% पावर दे रहा है, मान लेते हैं सोर्स हाँ, 100% दे रहा है, फिर टी इयर्स के बाद 50% देगा, पर विलेज का रिक्वायरमेंट तो अभी भी 12.5% ही है। फिर और टी इयर्स के बाद 25% ही पावर दे पाएगा, अभी भी विलेज का रिक्वायरमेंट 12.5% है। फिर तीसरे हाफ लाइफ के बाद जब वो 12.5% दे रहा होगा, तो जितना ये दे रहा है सोर्स, उतना ही विलेज का रिक्वायरमेंट है। उसके आगे तो सोर्स एनर्जी सप्लाई कर ही नहीं पाएगा ना, मतलब सप्लाई करेगा बट फायदा नहीं। बिल्कुल सही। उसके आगे तो सप्लाई कर ही नहीं पाएगा वो। बिल्कुल सही। तो आएगा, सीधा आ गया, 3 आ गया उसका तो आंसर। क्या दिया इसका आंसर? 3। हाँ 3 दिया है। हाँ सर 3 दिया। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन था ही नहीं उसमें, तो लॉजिकली सोचना ही था। ठीक है, क्या चल रहा था? कौन सा टॉपिक चल रहा था? अच्छा, कोबाल्ट वाला बायोमेटालिक ले स्ट्रिप रहा हो हूँ। गया। सर बायोमेटालिक स्ट्रिप हो गया था, और पेंडुलम वाला हो गया था। पेंडुलम वाला भी हो पेंडुलम गया वो टाइम लॉस्ट गेन वाला करवा लॉस्ट दिया था उसके जस्ट पहले ही पेंडुलम वाला करवा दिया था। नेक्स्ट है फिर हमारे पास में थर्मल एक्सपेंशन में नेक्स्ट पार्ट है मेजरमेंट।
measurement of an object by using metallic scale। तो पहला केस है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। मान लो मैंने मेटालिक स्केल में ले रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं 3 केस बना रहा हूँ। पहला केस ये है कि मेटालिक जो स्केल है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो नेग्लिजिबल है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है? 0 है ना। तो उसका मेजरमेंट क्या होगा? तो पहला इस केस में है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ metallic scale is negligible लेकिन इसका नहीं है, ऑब्जेक्ट का नहीं है। तो मान लो ये मेटालिक स्केल है हमारे पास में, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये ऑब्जेक्ट है मान लो हमारे पास में। इसकी ये लेंथ है जो कि L0 है, जो कि अभी जैसे अगर हम यहाँ देखें तो अपने को क्या लग रहा है कि 6 सेंटीमीटर है ना। और इसका अपने को दिया हुआ है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। तो मान लो ये थीटा डिग्री सेल्सियस पर है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये हो गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस है। ओके, स्केल तो बढ़ नहीं रही है, स्केल तो वहीं की वहीं है। इसकी लेंथ क्या होगी लेकिन इसकी, ये तो यही है 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसकी मान लो लेंथ बढ़ के ये हो गई, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मान लो लेंथ L हो गया, हम क्या लिखेंगे, L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा थीटा। ओके, दूसरा केस है कि मान लो स्केल की लेंथ बढ़ रही है, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेग्लिजिबल है, और जो मेटालिक स्केल है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अपने को दिया है। तब क्या होगा, तब कैसे देखेंगे? तो पहले ये लिख लो, फिर उसका बताता हूँ मैं आपको। लिख लिया? हाँ सर, लिख सर लिया। तो आप यहाँ देखो, ये एक्चुअल में क्या है, ये स्केल रीडिंग ही तो है। इस केस में क्या है, स्केल रीडिंग है, जो भी स्केल रीड करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेटालिक स्केल है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, हाँ सर हो गया। वो नेग्लिजिबल था इसलिए, ठीक है। दूसरा है
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्ट नेग्लिजिबल मान लो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ linear expansion of an object is negligible। लेकिन जो मेटालिक स्केल है उसका नहीं है मान लो, है ना, जो मेटालिक स्केल है उसका नहीं है। तो मान लो थीटा डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको कैलिब्रेट किया हुआ है। ये हमारे पास में स्केल है मान लो, तो 1 ये 0 1 2 है ना, 3 4 5 6 और ये 7 है मान लो। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि इसकी जो रीडिंग है वो कितना है, 7 है, 7 सेंटीमीटर दिखा रहा है एक तरह से, अगर ये सेंटीमीटर स्केल है तो, है ना। और अपने को स्केल का अपने को दिया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अपने को दिया हुआ है। अब इसका मान लो टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़कर हो गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ देखो इसकी लेंथ तो बढ़ नहीं रही है, इसकी लेंथ तो बढ़ नहीं रही, लेकिन इसकी लेंथ तो बढ़ के यहाँ चली गई। तो 7 यहाँ चला गया मान लो, और 6 यहाँ आ गया, है ना, इस तरह से यहाँ है मान लो ये, ठीक, ये 0 था। तो आप ये देखो इसकी रीडिंग क्या होगी, 6। इसकी स्केल रीडिंग जो दिखा रहा है वो तो 6 है, लेकिन क्या एक्चुअल में 6 है क्या? एक्चुअल में तो 7 है। वो समझ में आ रहा मैंने क्या कहा? एक्चुअल में उसकी लेंथ तो 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी रीडिंग कैसे देखेंगे फिर? क्योंकि स्केल इसकी रीडिंग तो कम दिखा रहा है, तो लेकिन एक्चुअल में तो 7 सेंटीमीटर है। तो करते क्या इसमें इस तरह से लिखा जाता है कि हमारे पास में 7 है ना, तो टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो दरअसल कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि इसकी एक्चुअल रीडिंग अपने को दिखानी कि इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है ना, ये मतलब है ना। तो जैसे यहाँ स्केल रीडिंग जो मैंने लिखा है, एक्चुअल में ये क्या है, ये एक्चुअल लेंथ ही तो है, एक्चुअल रीडिंग ही तो है। तो करना क्या है आपको, यहाँ आपको लिखना तो यही है, एक्चुअल रीडिंग इक्वल टू यहाँ क्या है, इसके इनिशियल जो था, है ना। तो ये जो इनिशियल होगा, यानी उसको मैं एक तरह से क्या लिख सकता हूँ, मैं L0 ही ले सकता हूँ, मान लो L0 ही था, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा थीटा, क्योंकि थीटा से थीटा प्लस डेल्टा थीटा गया, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसकी जो रीडिंग है ना वो ये होगी एक्चुअल में, ये तो नहीं गड़बड़ क्या मैंने, हाँ ये तो स्केल रीडिंग लिखा ना मैंने, मेजर्ड वैल्यू है ना, ये स्केल रीडिंग है, वहाँ एक्चुअल था ये तो ये क्या है, स्केल रीडिंग है ना, ये स्केल रीडिंग है, ठीक है। ये क्या होगी इस केस में, स्केल रीडिंग है, जो स्केल रीड कर रहा है। एक्चुअल तो ये वाला होगा ना L0 जो है इस केस में, या मैंने माइनस ले लिया है, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि L0 क्या दरअसल यहाँ ये एक्चुअल रीडिंग है इस केस में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो बताओ मुझे, थोड़ा सा टेढ़ा है ये, क्योंकि रीडिंग क्या होगी आपको, स्केल रीडिंग हमेशा कम मिलेगी, क्योंकि मेटालिक स्केल की रीडिंग बढ़ गई ना, सॉरी मेटालिक स्केल की लेंथ बढ़ गई, तो हर एक जो 1 सेंटीमीटर था उसकी लेंथ बढ़ गई, लेकिन वो तो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया ना,
समझ में आई बात? सर पहले तो वाले उसकी केस में एक्चुअल रीडिंग क्या रहेगी? एक्चुअल रीडिंग वही रहेगी जो स्केल रीडिंग है, जो वही स्केल रहेगी ना? रीडिंग है ना वही रहेगी, क्योंकि स्केल का तो कोई चेंज ही नहीं हुआ ना। एक्चुअल रीडिंग जो मतलब क्या सर? मतलब जो एक्चुअल में जो उसकी लेंथ जो दिखा रहा है, मतलब अभी भाई लेंथ बढ़ गई ना एक्सपेंशन होने उसकी, के तो बाद जो लेंथ दिखा रहा है वही ना? एक्सपेंशन होने के बाद जो लेंथ है वो एक्चुअल रीडिंग हुई ना उसकी, हाँ ठीक है ना। लेकिन इस केस में तो लेंथ बढ़ा नहीं इसका, लेकिन जो मेटालिक स्केल है उसकी लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज कर गई। तो मेटालिक स्केल की जब लेंथ इंक्रीज कर गई तो रीडिंग कम दिखाएगा ना, स्केल रीडिंग तो कम होगी ना। हाँ सर, हाँ समझा। समझ में आई बात? और एल नॉट क्या स्केल है, एक्चुअल रीडिंग भी लेंथ जो। मतलब स्केल रीडिंग मतलब हाँ जो बोलिए। स्केल रीडिंग दिखा रहा है ना, मतलब एक्सपेंशन होने के बाद और पहले। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने पहले दो केस हमने किए हैं। पहला मेरी अब मेरी आई आवाज नहीं आ सर, रही? अभी आ गई सर। अभी हाँ आ सर रही आ है। रही है। आ रही है सर, आ रही है। मैं कह रहा हूँ पहले दो केस हम पहला केस हमने लिया जिसमें जो ऑब्जेक्ट था सर अब फिर कट गई आवाज। हाँ सर, हाँ अभी सर अभी की आवाज नहीं आती है। उसकी लेंथ क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसके पहले, आप सर जो बीच बोले बीच वो में नहीं कट सुना रही है गया। आपकी आवाज। रीडिंग आ गई थी हाँ सर, ये आपकी आ रही है, आवाज प्लस भी जा अल्फा आ रही नॉट है। डेल्टा थीटा। रही है। अभी आ रही है ना? हाँ हाँ अभी सर आ रही है अब सर। सर तो मैं ये कह रहा हूँ पहला केस समझ में आया, पहले तो बताओ मुझे पहला केस समझ हाँ में सर सर। आया उसमें क्या? पहला है स्केल समझ में। रीडिंग मतलब जो स्केल रीड कर रहा है ना एक्सपेंशन के बाद, वही है ना? हाँ हाँ वही 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 एक्चुअल हाँ रीडिंग ठीक हो गई ना उसकी। हाँ स्केल सर हाँ रीडिंग पहला मतलब केस। जो स्केल है ना। दूसरा केस में क्या हो रहा है कि उसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो तो एल नॉट ही है, किसकी, ऑब्जेक्ट की। यानी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेग्लिजिबल है। टेम्परेचर कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन क्या नेग्लिजिबल है, तो यानी थीटा डिग्री सेल्सियस पे जो था वही थीटा प्लस डेल्टा थीटा पर होना चाहिए। लेंथ तो चेंज नहीं कर रही उसकी, लेकिन स्केल गलत दिखा रहा है। स्केल क्या दिखा रहा है वहां, कम दिखा रहा है ना। ये बात सुनना ही पहले तो कम हाँ दिखा रहा सर। है तो उसको ऐसे लिखेंगे, हाँ सर समझा। है ना। अब आप कहेंगे सर माइनस क्यों, क्योंकि दरअसल अभी इसको रिलेट करूंगा ना मैं चीज को, इसलिए क्योंकि मैं दोनों में अगर एक्सपेंशन लेता हूं, मान लो दोनों में एक्सपेंशन लेता हूं, तो मैं जो यहाँ एल नॉट क्या हमारे पास में तो एक्चुअल लेंथ है ना, ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तीसरा केस में क्या है, दोनों का अल्फा दिया हुआ है, अल्फा एस भी है और अल्फा ओ भी है, यानी स्केल का भी दिया और इसका भी दिया, तो उसकी भी तो लेंथ बढ़ेगी। थीटा से जब आप थीटा प्लस डेल्टा थीटा पे जाओगे तो दोनों की लेंथ बढ़ेगी। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि मान लो अल्फा एस अगर लेस देन अल्फा ओ है, तो उस केस में क्या होगा, देखो स्केल रीडिंग इक्वल टू होगा एक्चुअल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा ओ माइनस अल्फा एस डेल्टा थीटा। अब ये देखो जनरल फॉर्मूला बन गया। अगर मान लो अल्फा एस 0 है तो ये रीडिंग आई रही थी हमारी, ऊपर वाला देखो। और अगर अल्फा ओ अगर 0 है तो 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा थीटा आ ही रहा है। और अगर मान लो दोनों 0 नहीं है ना, तो अगर ये ज्यादा है मान लो ऑब्जेक्ट का, तो सिंपल सी बात है इसके जो स्केल रीडिंग वो ज्यादा होगी ना, क्योंकि स्केल रीडिंग क्या होगी यहाँ ज्यादा दिखाएगा ना। भाई ये समझ में आ रहा ज्यादा क्यों दिखाएगा हाँ स्केल रीडिंग? हाँ सर समझ गया। भाई स्केल रीडिंग इसलिए ज्यादा दिखाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की लेंथ तो ज्यादा बढ़ेगी ना उसके कंपैरिजन में। हाँ सर स्केल समझा। की समझ में आ रहा है ना,
इसलिए ये उस केस में फॉर्मूला यूज करना है फिर। और अगर उल्टा हो गया, मान लो ये पहला केस है इसका, अगर ऐसा हुआ कि अल्फा एस जो है अल्फा नॉट से ज्यादा है, तो फिर उसमें स्केल रीडिंग इक्वल टू एक्चुअल रीडिंग, यानी एक्चुअल लेंथ की जो मैं बात कर रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है ना? तो यही कॉन्सेप्ट है, बस यही समझना था आपको, याद रहेगा भाई। सर जब अल्फा एस सिंपल और है। अल्फा नॉट दोनों है तब वहाँ एक्चुअल रीडिंग नहीं लिखेंगे ना? किस केस में? ए और बी दोनों केस में है, क्योंकि एक्चुअल रीडिंग हम लोग वहाँ पे एक्चुअल रीडिंग की जगह एल नॉट लिखेंगे ना, पर ऑब्जेक्ट का लेंथ तो बढ़ गया है ना। हाँ, तो जो एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल जो रीडिंग है ना, तो वहाँ पे एक्चुअल रीडिंग लिखना गलत रहेगा ना। हाँ उसके तो लेंथ बढ़ गई, तो जो बढ़ने नहीं, जो वो लेंथ बढ़ी हुई है ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वही तो निकालेंगे फिर हम लोग, वही तो निकालना कि उसकी एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल लेंथ क्या है। भाई दोनों की लेंथ बढ़ गई है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ ज्यादा बढ़ी तो रीडिंग क्या दिखाएगा? है ये ज्यादा दिखाएगा ना रीडिंग तो। हाँ लेकिन एक्चुअल में उसकी लेंथ उतनी बड़ी नहीं ना, वो तो रीडिंग ज्यादा दिखा रहा है। हाँ, नहीं बढ़ी उतनी। हाँ, तो फिर यानी ए आर क्या है यहाँ? ये एक्चुअल रीडिंग हुई ना, एक्चुअल लेंथ हुई, मतलब उसकी थीटा प्लस डेल्टा थीटा पर जो रॉड है उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है यहाँ, वो ए आर ले रहा हूं मैं यहाँ। यानी ए आर क्या है? अभी समझ में आया? मतलब मतलब अगर मतलब हम लोग ए आर की जगह एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट थीटा लिखेंगे, डेल्टा थीटा। हाँ, ये वो वाली लेंथ हुई एक तरह से, जिसको ये दिखाएगा, ये मेजर करेगा, क्योंकि अच्छा उसकी भी लेंथ बढ़ गई ना। ठीक है। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? पर लास्ट टाइम आपने थोड़ा अलग लिखवाया था। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ेगी, उसकी भी यही तो लेंथ लिखवाया बढ़ेगी। था लास्ट टाइम भी। तो यहाँ हमारे पास में, क्योंकि ये मैंने क्या ले लिया, अल्फा नॉट माइनस अल्फा एस, ये इफेक्टिव ले लिया ना, तो ये डिफरेंस जो आ रहा है, हाँ, तो क्या दिक्कत है इसमें बताओ? जो स्केल रीडिंग होगी वो अल्फा नॉट मतलब अल्फा नॉट माइनस अल्फा अल्फा एस के करस्पॉन्डिंग ही दिखाएगा। नहीं नहीं, यहाँ से देखो ना, यहाँ से किसके करस्पॉन्डिंग? भाई अल्फा उसकी एक्चुअल लेंथ जो बढ़ के चली जाएगी, वो कितनी चली जाएगी? वो चली जाएगी एल नॉट वन जाएगी प्लस तो मानते हो, अल्फा नॉट एल नॉट इंटू मतलब 1 वन प्लस अल्फा अल्फा नॉट डेल्टा नॉट थीटा। डेल्टा थीटा, ये जाएगी उसकी रीडिंग। ये अपने को एक्चुअल में लाना है ना भाई? यहाँ से समझ सकते हो आप, रुको देखो भाई, हमारे पास में ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ये 6 है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 है मान लो, 0 1 2 3 4 5, ये ऑब्जेक्ट है ना। ये थीटा डिग्री सेल्सियस पर है दोनों, जो कि इसकी एक्चुअल मतलब सही रीडिंग आ रही है 6 सेंटीमीटर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यानी ये मैंने ले लिया एल नॉट। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ अल्फा ओ अल्फा एस से ज्यादा है ना, तो आप यहाँ देखो इसकी लेंथ कितनी जाएगी, एल नॉट 1 प्लस अल्फा ओ डेल्टा थीटा हुई कि नहीं हुई? हाँ हाँ सर। ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या हो रहा है यहाँ, इसकी लेंथ तो ये हो जा रही है,
अब इसकी भी तो लेंथ बड़ी है ना हमारे पास में, किसकी भी, स्केल की भी। तो स्केल की लेंथ, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ कि मान लो ये हमारे पास में ये 6, ये 7 है, ये 8 है, तो इसकी लेंथ बढ़ के तो कुछ और हो गई, लेकिन ये रीडिंग अपने को ये दिखाना चाहिए ना उसको, तो रीडिंग ये दिखाना चाहिए, लेकिन लेंथ इसकी तो बढ़ रही है, तो ये एक्चुअल रीडिंग ये थोड़ी दिखाएगा, वो तो कुछ और दिखाएगा। ये बात हाँ समझ में सर। पहले, हाँ हाँ है ना। तो अब अपने को क्या चाहिए, लेकिन अपने को चाहिए कि L0 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा थीटा है, ये कहना चाह रहे हैं हम तो, जब टेम्परेचर हमने चेंज किया, है ना। यस सर। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, देखो इसकी रीडिंग की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी बढ़ेगा, और ये मान लो 7 पे ले गया, मान लो 7 ये दिखा रहा है, लेकिन 7 अभी भी इसकी एक्चुअल रीडिंग तो नहीं है। मान लो ये 7 पे चला जाता है, तो 7 पे ये इसकी लेंथ हुई, एक मिनट यार बनाता हूँ यार मैं इसको वापस से। ये हमारे पास में है, ये 6 है, ये 0 है ना, और इसकी भी लेंथ बढ़ के यहाँ चली गई, यानी 6 यहाँ चला गया। अभी समझ में आ रहा है, स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी ये 1 2 3 4 5 है ना, अब इसका ये चेंज हो गया, तो ये 6 4 3 2 1 है ना, लेकिन ये आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट की लेंथ मान लो बढ़ के यहाँ चली गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इससे भी ज्यादा जा रहा है। तो आप ये देखो, अगर मान लो ये 7 दिखा रहा है ना, तो अपने को क्या लग रहा है 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई है, लेकिन एक्चुअल में 7 सेंटीमीटर तो है ही नहीं, इसकी लेंथ तो कुछ और है। इसकी लेंथ क्या होना चाहिए, देखो भाई ये लेंथ इसका, क्योंकि यहाँ से स्केल तो यहाँ चला गया, स्केल की भी तो लेंथ बड़ी है, यानी ये जो है ना, इसका मतलब है कि ये तो रीडिंग कम दिखाएगा, है कि नहीं, स्केल रीडिंग तो कम दिखाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। स्केल रीडिंग तो कम ही दिखा रहा है। अब अपने को तो एक्चुअल रीडिंग चाहिए कि इसकी एक्चुअल रीडिंग क्या है, तो वो कैसे देख रहे हैं हम लोग यहाँ, वो कैसे देख रहे हैं, तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, कैसे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी ये लेंथ तो L0 है ना, ये लेंथ L0 है, तो अगर मैं कहता हूँ कि ये जो लेंथ हुई इसकी L0 1 प्लस अल्फा ओ डेल्टा थीटा हुई, है ना, और स्केल की जो रीडिंग है उसकी लेंथ बढ़ गई है, एक्चुअल रीडिंग तो ये हो रही है इसकी, क्योंकि ये आना चाहिए हमारे पास आंसर, ठीक है। लेकिन अब स्केल पे कैसे दिखाएंगे कि उसकी वैल्यू क्या हो गई, कौन बताएगा भाई। बोलो, स्केल पे इसकी रीडिंग कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ये आना चाहिए, एक्चुअल आंसर तो ये हमारे पास में, लेकिन रीडिंग क्या दिखा रहा है, ये 7 दिखा रहा है, एल दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एक्चुअल मतलब 7 दिखा रहा है, इस तरह से समझते हैं हम लोग, क्योंकि लेंथ भी उसका भी बड़ा और इसका भी बड़ा, लेकिन ऑब्जेक्ट का लेंथ ज्यादा बड़ा। हाँ बोलो। अगर हम लोग इनिशियली ऑब्जेक्ट और स्केल को क्या लेंथ है ना वो सेम लेंगे L0, ठीक है, और स्केल का जो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है अल्फा इंटू एस, अल्फा एस लेंगे और ऑब्जेक्ट का अल्फा नॉट लेंगे, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा है ना डेल्टा थीटा का से, तो फिर जो डिफरेंस आएगा लेंथ में, स्केल का जितना लेंथ बढ़ रहा है और जो ऑब्जेक्ट का लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो डिफरेंस जितना आएगा उतना ही रीडिंग कम दिखाएगा स्केल।
ऑब्जेक्ट ज्यादा बढ़ेगा ना स्केल से, तो जितना डिफरेंस आएगा उतना रीडिंग कम दिखाएगा स्केल। क्योंकि अगर दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर सेम रहता, मतलब इक्वल टू रहता, तो फिर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ लेंथ का चेंज हो जाता ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अभी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट है वो ज्यादा है ना स्केल से, तो हाँ स्केल रीडिंग कम दिखाएगा, तो जितना हाँ डिफरेंस ऑफ लेंथ है ना उतना ही कम दिखाएगा। ये एक काम करते हैं, देखो कि ये मान लो इसने यहाँ रीडिंग अपने को कितना दिखा रहा है इस केस में, मान लो इसी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितना है, ये अपने को कितना दिखा रहा है, एक तरह से मान लो इससे 6 हो गया, यानी 5 सेंटीमीटर दिखा रहा है ना। ये कितना दिखा रहा है, 5 सेंटीमीटर इसको दिखा रहा है, लेकिन ये तो 5 तो, और हमारा तो L0 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा थीटा चला गया। तो स्केल की रीडिंग की अगर हम बात करें, तो स्केल की रीडिंग की अगर बात करें, एक्चुअल में ये देखो वो नहीं एक्चुअल में ये होता, ये हो गया हमारे पास में L0 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा थीटा इंटू 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा थीटा, ये होगी स्केल रीडिंग। ये समझ में आया आंसर, ये आना चाहिए। एक्चुअल में ये था वो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये आना चाहिए L0 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा थीटा। अभी क्लियर हो गया है। तो वो दरअसल वो रीडिंग है ना, वो जो मैं बोल रहा हूँ, दरअसल वो L0 था, वो गलत है। वो यहाँ क्या है, वो ये दरअसल L0 है। ये क्या है, इनिशियल रीडिंग है। ये था ना यहाँ, नहीं ये इनिशियल रीडिंग है दरअसल। ये क्या है, L0 है। ये दरअसल क्या है, L0 है। यहाँ से देखो बाप, इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको इससे क्या, इसको इससे क्या, इसको इससे क्या, और ये तो 0 हो जाएगा। तो एक्चुअल आंसर ये आना चाहिए। अभी समझ में आया? ये है एक्चुअल स्केल रीडिंग, ये आना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब फिर से समझाओ मैं कॉन्सेप्ट क्या है। सर ये 1 प्लस अल्फा नॉट समझा, वो माइनस वाला नहीं समझा। देखो मैंने यहाँ ये वाला से समझो आप भाई, हमारे पास में ये सेकंड वाला पार्ट समझो। पहले सेकंड वाला लिखा था मैंने, उसमें क्या समझा था कि L0 जो है ना, ये एक्चुअल रीडिंग है, क्योंकि इसका अल्फा नॉट तो 0 है, यानी ये एक्चुअल रीडिंग दिखाना चाहिए। हरी बात सुन में, स्केल रीडिंग दिखाएंगे तो स्केल रीडिंग तो कम दिखाएगा ना हमारे पास। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो वो उसकी एक तरह से वो L0 लेंथ हुई ना, उसकी एक्चुअल लेंथ तो। हाँ। लेकिन उस केस में उसकी तो एक्चुअल लेंथ वो थोड़ी हुई, एक्चुअल लेंथ तो ये हुई उसकी, L0 इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा थीटा हुई ना। हाँ सर। इंटू 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा थीटा करूंगा ना, ये वही तो केस हो गया ना। देखो ना भाई, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई ऑब्जेक्ट की। अब हम तो स्केल रीडिंग दिखाना है अपने को, तो स्केल रीडिंग अपने को दिख रही, लेकिन वो तो एक्चुअल लेंथ नहीं है ना उसकी। हाँ ये हाँ जो सर, सेकंड समझा वाला केस था ना, वही मैंने यूज कर लिया वहाँ, ये वाला पार्ट। समझा अब सर, कोई समझा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो सर। इस तरह से तो आपको तो केवल इतना याद रखो, थर्ड केस भूल जाओ, पहला याद रखना है और दूसरा याद रखना है, तीसरा लॉजिक के साथ कर लोगे अब आप। हाँ सर। भाई तीसरा तुमने उसी लॉजिक के इससे लाए ना, हम लोग अपनी मर्जी से थोड़ी लाए हैं, इस तरह से था, ठीक है। इसका होमवर्क नहीं दिया ना मैंने भी आप लोगों को, कैलोरीमेट्री का दिया है क्या? सेक्शन ए दिया था दोनों पार्ट का, कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर। नहीं और नहीं क्या सर, क्या था हम लोग होमवर्क? एनसीईआरटी कर रहे हैं।
हाँ एनसीईआरटी तो कर ही लो यार। एनसीईआरटी किसका कर रहे हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स का और सर हाँ अभी न्यूक्लियर हो न्यूक्लियर गया, चालू अभी है। मॉडर्न। अब हाँ न्यूक्लियर अभी चालू हम है, लोग मॉडर्न भी में एटम चालू करना है सर। उसके क्वेश्चन तो बन रहे होंगे ना अब, तो कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। हाँ 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 सर, मतलब बन न्यूक्लियर रहे, के बन मतलब गया। 2-4 है सर, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था न्यूक्लियर का। आ जाएंगे, उसमें कुछ था नहीं ज्यादा हुआ। ठीक है, एक शीट लगाने के बाद तो बन जाते हैं उसके क्वेश्चन एनसीईआरटी के। हाँ सर। ठीक है, चले फिर ठीक है, तो फिर करो। और क्या, ये डीपीपी मिल गया ना आप लोगों को? हाँ सर। नहीं सर, डीपीपी नहीं मिला? मतलब सर कोई कोई को मिल गया, किसी किसी को नहीं मिला। जैसे मुझे अभी तक मटेरियल नहीं मिला, मेरे सेंटर किधर आया नहीं। हाँ सर, मेरे को भी मटेरियल नहीं मिला सर, बोली फोन करेंगे। किसको नहीं मिला? सर विभूति। मुझे नहीं मिला सर मुझे सर मालूम। नेहा। मुझे भी नहीं सर मिला। नेहा मुझे को भी नहीं मिला। सर अर्जुन। ठीक है, चलो बताता हूँ मैं, बोलता हूँ मैं। ठीक है, मिल जाएगा, उसमें क्या। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।